एक दिन शाम के वक्त प्रसाद अपने बेटे रमेश को लेकर नदी किनारे जाते हैं। नदी किनारे जाने के बाद दोनों घास पे आराम से बैठ जाते हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर रमेश कहता है, आपको कुछ कहना था, इसीलिए आप मुझे नदी किनारे यहाँ पर ले आए, और यहाँ आके आप चुप है। क्या कहना चाहते हैं, खुल के बताइए ना। बेटा रमेश, बहू को लेकर तुम कहीं से घूम आओ। जा तो सकते हैं, पर पिताजी आप तो माँ को जानते ही हैं। अगर वो जो चाहती है वो हो जाए तो फिर घर में सब कुछ शांति है, नहीं तो आपको पता ही है घर में सुनामी आ जाता है। लेकिन बेटा, अनामिका जिस दिन से गांव से इस घर में कदम रखी है, उस दिन से अब तक 1 साल हो गया, वो कहीं नहीं गई। उस घर में अनामिका 4 दीवार के अंदर तुम्हारी माँ के कंट्रोल में है। अब उसे घुटन जो होगा। मैं समझता हूँ पिताजी, पर मैं क्या करूँ? क्या मुझे अपनी पत्नी के लिए सहानुभूति नहीं होता है पिताजी? बस माँ की वजह से अपनी सारी इच्छाएं मैंने खत्म कर दी है और मैं ऐसे ही रहता हूँ। तुम्हारी माँ ऐसी है, ऐसी ही सोचती रहेगी कि बहू आज्ञाकारी हो, जो वो कहे वही करे। इसीलिए तुम्हारी माँ ने गांव से बहू लाई है, ताकि ऐसा काम करो, ऐसा खाना पकाओ कहे और अपने कब्जे में रखे। करने दीजिए ना पिताजी, मैं तो सुबह से काम पे चले जाते, फिर रात को लौट आते हैं। सुबह से लेकर रात तक सास बहू रहती है, उन्हें रहने दीजिए। तुम जो कह रहे हो सही है, पर बहुत हो गया पिताजी, चलिए घर चलते हैं। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। प्रसाद वहीं पे चुपचाप बैठकर पश्चिम में सूर्य अस्त देखने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह प्रसाद हॉल में आते हैं। शारदा, कॉफी ले आना। ऐसा कहकर वो सोफे पे बैठ जाते हैं। शारदा किचन में अनामिका से कहकर वो हॉल में आती है। कॉफी लाने के लिए कहा ना तुम्हें शारदा? गांव की बहू है ना, वो लेकर आएगी। क्योंकि वो गांव की बहू है इसलिए मुंह पे जवाब नहीं देती, लेकिन तुम राक्षस जैसा बर्ताव ना करो। बहू का बहुत पक्षपात आपका हो गया। अब कॉफी आते ही उसे पीजिए और काम पे जाइए, वही अच्छा रहेगा। ऐसा कह ही रही थी कि अनामिका गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती है। कॉफी शारदा और प्रसाद दोनों के लिए ले आती है। शारदा एक चुस्की लेकर, ये क्या, कॉफी लाने को कहा था जैसा मैं पसंद करती हूँ, तुम्हारी पसंद वाली नहीं। ऐसा कहकर वो कॉफी अनामिका के मुंह पे फेंक देती है। अनामिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है। शारदा, ये सही नहीं किया। आपका कॉफी पीना हो गया है ना, अब आप जा सकते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रसाद के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। फिर अत्यंत अमीर दंपति दशरथ और सुशीला अपनी बेटी श्रावणी को साथ लेकर शारदा के घर आते हैं। उस वक्त अनामिका झोला लेकर बाजार गई थी सब्जियां लाने। देखो शारदा, मैं तुम्हारे घर एक काम से आई हूँ। ये मेरी बेटी श्रावणी, वो आपके बेटे को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। हमारी इकलौती बेटी, बहुत पैसा है। आपका बेटा राजकुमार और आप महारानी बनकर रहेंगी। ऐसा कहने पे शारदा देखने लगती है कि वो महंगी महंगी साड़ी पहनी है, जेवरात पहन के बैठी है। चारों तरफ पैसे के गड्डिया, चारों तरफ तरह तरह के पकवान और 10-15 नौकर चाकर उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसा शारदा सपना देखने लगी। शारदा के मन में लालच पनपने लगता है। वो अनामिका को कोसने लगती है और फिर दिल पे पत्थर रखकर कहती है कि रमेश शादीशुदा है। वैसे भी आपने कहा वो गांव की लड़की है, हम उसे नौकरानी बनाकर अमेरिका भेज देंगे रिश्तेदार के यहाँ, आप वो पैसे भी रख लेना। ये सुनकर शारदा का चेहरा चमक उठता है। वो उसे वादा कर देती है। वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उस रात वो बहू अनामिका को पास में बैठा के कहती है, अनामिका, हम अमेरिका जाएंगे, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलके हम लौट आएंगे 2 दिनों में। ये बात बेटे को और उसके पिता को मत बताना। ठीक है माँ जी, पर सुन के ही मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने का क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तो तुम्हें अकेले नहीं भेज रही हूँ। इतना ज्यादा मत सोचो, अब जाके सो जाओ, 1 हफ्ते में हम चलेंगे। ऐसा कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। 1 हफ्ते के अंदर ही शारदा अनामिका को लेके विमान में बैठ के अमेरिका आ जाती है। वहाँ उतर के वो अवंतिका के घर जाते हैं। वहाँ शारदा अनामिका से घर का सारा कामकाज करवाती है। अवंतिका को अनामिका का काम पसंद आता है। फिर वो शारदा को पैसे भी देती है। ठीक है बहू, तुम घर पर ही रहो, मैं और अवंतिका जरा नीचे से घूम कर आते हैं। ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर शारदा और अवंतिका वहाँ से चली जाती है। अनामिका घर का कामकाज करने लगती है। 1 घंटे बाद सिर्फ अवंतिका लौट आती है।
जब सासू माँ शारदा नहीं दिखती है तो वो पूछती है, दीदी मेरी सासू माँ कहाँ है? तुम्हारी सास तुम्हें बेच के पैसे लेकर यहाँ से चली गई है। ये सुनकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। वो बहुत रोती है। कैसे बेच सकती है मुझे? मैं कोई सामान हूँ क्या? वो तो नहीं पता अनामिका, पर मैंने तुम्हें जिंदगी भर के लिए मेरे यहाँ काम करने के लिए खरीद लिया है। वहाँ रमेश एक अमीर लड़की से शादी करने जा रहा है। जाओ अब तुम जाके अपना काम करो। अवंतिका की बातें सुन के अनामिका रोने लगती है। एक बार के लिए मैं अपने पति से बात करना चाहती हूँ, फोन लगा दीजिए ना। क्या बात कर रही हो अनामिका? तुम्हें तुम्हारे पति ने ही भेजा है। ये सुनकर अनामिका का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वो बहुत रोती है। मेरी माँ नहीं थी, इसीलिए सास में मैं अपनी माँ देखती थी। मुझसे कितना भी काम कराए मैं माँ समझ के सारा काम कर देती थी, पर पता नहीं था वो मुझे ऐसे धोखा देगी। अब मेरी जिंदगी में क्या रहा, मैं किसके लिए जीऊं? जब वो रो ही रही थी तभी वहाँ पे प्रसाद आ जाते हैं। अनामिका को उस तरह से रोते देख प्रसाद भी रोने लगते हैं। अपने आंसू पोंछकर वो खुद को संभालते हुए, अरे बहू। जैसे ही उसने अनामिका नाम सुना वो आंखें उठाकर देखती है कि ससुर जी प्रसाद भी रो रहे हैं। उसे लगता है कि अब जान में जान लौट आई। पिताजी! वो विचलित होकर प्रसाद के पास आती है। मुझे सब पता है बेटा, बस समय सबको जवाब देगा। तब तक तुम यहीं पे रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने अवंतिका से अच्छे से बात कर ली है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी ताकि इस सास और बेटे को उसकी माँ सही सबक सिखाए। धैर्य रखने को कहकर प्रसाद वहाँ से इंडिया लौट आते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रसाद और शारदा की दंपति ने एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाया था। बेटा रमेश और बहू अनामिका के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर हरीश और भव्या का जन्म होता है। 1 महीने पहले तक सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर सुखाड़ के कारण अचानक से सभी की जिंदगी दुखों के बादलों से ढक गया। प्रसाद और शारदा दुखी होकर अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे। रमेश खड़ा हुआ था। अनामिका एक चटाई पे बैठ के दोनों बच्चों का सर अपने गोद पे रख के उन्हें सुला रही थी। वो बात नहीं है, पूरा गांव में सुखाड़े, हमें कहाँ से काम मिलेगा? आपने जब कहा था काम मिल जाएगा तब आपको ये सुखाड़ नहीं दिखा था। हम दोनों नहीं जानते थे ऐसा हो जाएगा माँ। अब देखो, देखते देखते 1 महीना हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि बच्चों को खिलाने के लिए भी घर में एक दाना नहीं है। शारदा जब ऐसा कह रही थी, अनामिका अपने बच्चों को देखती है जो उसके गोद में सो रहे थे। उसे बहुत दया आती है। जब तक तालाब में पानी था, हमारे खेत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। खाने के लिए भोजन था, कपड़ों की दिक्कत नहीं थी, ना ही पढ़ाई लिखाई की। जिंदगी भी अच्छे से कट रही थी। अब जब तालाब में पानी नहीं तो पूरा जमीन भी एकदम सूख गया है। सारे अनाज भी खत्म हो गए। अब ना कोई काम है और ना ही जेब में पैसे हैं ताकि बच्चों के लिए ही कुछ खर्च कर दे। ऐसी परिस्थिति हो गई है। माँ जी, क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? ये सब कहते हुए मन में इतनी तकलीफ होने के बावजूद वो मजाक में कहती है, तो तुम मायके जाके पैसे ले आओगी या फिर 1 महीने के लिए खाना ले आओगी? आप तो मेरी मायके की परिस्थिति जानती है माँ जी। गुजारा के लिए हर कोई मजदूरी का काम करता है, ऊपर से अभी मेरी बहन की शादी भी है। कोई बात नहीं बहू, वैसे अगर हम तुम्हें मौका दे तो तुम क्या करोगी? बताओ अनामिका, कल रात जो तुम मुझे बता रही थी वो बात तुम माँ पिताजी को भी बता दो। फिर शारदा मजाक करते हुए कहने लगती है, बताओ बहू, हमें भी दिव्य ज्ञान दे ही दो। कहो बहू, मुझे पता है तुम जो भी कहोगी या सोचोगी वो हमारे परिवार के अच्छाई के लिए ही होगा। तुम अपनी सास की बातों से तो परिचित हो, उसकी बात तुम छोड़ ही दो। वो पिताजी, मैं मिट्टी की चूड़ियाँ बनाकर बेचना चाहती हूँ। जैसे ही ये बात उसने कहा, शारदा अपने सारे दांत बाहर निकाल के जोर जोर से हंसने लगी। सबको लगने लगा कि बहू की ऐसी बातें सुन के शारदा मानो बिल्कुल पागल हो गई है। फिर शारदा खुद को संभालते हुए कहती है, अभी सुखाड़ है, पीने के पानी के लिए हमें 2 माइल चल के जाना पड़ रहा है। मिट्टी की चूड़ियाँ बनाने के लिए मिट्टी, पानी, ये सारी चीजें तुम कहाँ से ले आओगी बहू? तब तक हम क्या यहाँ पे भूखे बैठे रहे? हाँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के
प्रसाद बिस्तर से उठ के सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वहाँ पुराना बक्सा खोलकर घर के कागजात लेकर वो उनके पास लौट आते हैं। उनके हाथों में घर के कागजात देखकर शारदा कहती है, ये क्या लाए है जी? घर के कागजात है क्या ये सब? ये सब घर के कागजात है। मुझे बहू पे पूरा भरोसा है। जब भी हम मुसीबत में फंसे हैं, अपनी बुद्धि और फैसलों से ही उसने हमें हर बार बचाया है। तो अभी भी वो हमें बचाएगी। इसीलिए घर के कागजात गिरवी रख के मैं बहू को कुछ पैसे दूंगा और बाकी बचे हुए पैसों से मैं घर का राशन पानी ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो कागजात लेके घर से जा ही रहे थे कि शारदा रोकती है, पर वो सुनते नहीं। वो कागजात एक अमीर व्यक्ति के पास गिरवी रख के कुछ पैसे लेकर प्रसाद घर लौट आते हैं। उन पैसों में से कुछ पैसे अपनी बहू अनामिका को चूड़ियां बनाने के लिए देते हैं और बाकी बचे हुए पैसे बेटा रमेश को देते हैं ताकि वो जाके राशन के दुकान से घर के जरूरतमंद चीजें लेकर आए। ये सब उसके आंखों के सामने होते देख शारदा को बहू पे बड़ा गुस्सा आता है और वो मनी मन कहती है, मेरी मंजूरी के बिना तुम मिट्टी की चूड़ियां कैसे बनाती हो? मैं भी देख लूंगी बहू। मन तो ऐसा हो रहा था कि लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिला के बहू पे डाल दे। अगले दिन अनामिका अपने पति रमेश की मदद से बैलगाड़ी पर चूड़ियां बनाने के लिए मिट्टी लेने जाती है। पानी का भी इंतजाम वो कर लेती है। वो आग का भी बंदोबस्त कर लेती है। उसी के साथ रंग और जो चरखा चाहिए था उसका भी बंदोबस्त अनामिका कर लेती है। दिन भर घर का कामकाज करती थी और रात में मिट्टी की चूड़ियां बनाने लगी। ये सब देखकर शारदा का मन पिघल गया, पर उसने कभी जताया नहीं। अनामिका के पति रमेश उसे मदद किया करता था। कभी कभार चाय बना के वो अनामिका को पिलाता भी था। कुछ दिनों के बाद अपनी बनाई सारी चूड़ियों को ठेले पर रख के सास ससुर के पास जाकर वो उनसे आशीर्वाद लेती है। माँ पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके आशीर्वाद से मैं इन मिट्टी की चूड़ियों का व्यापार अच्छे से कर सकूं। जरूर सफलता तुम्हें मिलेगी बहू। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ बहू, तुम्हारी ये मेहनत तुम्हें सफल बनाएगा। ध्यान से जाना। हाँ अनामिका, अपना ध्यान रखना। सभी की बातें सुन के अनामिका मुस्कुराती है और अपना ठेला लेकर चली जाती है। अपने चूड़ियों के ठेले को धकेलते हुए वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक शहर के पास जाती है और वहाँ गली गली घूमकर वो कहने लगती है, सभी माँ बहनों इधर आओ, मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से लेके जाओ। आओ माँ बहन आओ, मिट्टी की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी मिट्टी की चूड़ियाँ। इस तरह कहते कहते वो आगे बढ़ रही थी। अनामिका की आवाज सुन के कई लोग अनामिका की मिट्टी की चूड़ियाँ देखने के लिए आते हैं। मालकिन, आप देख के तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी लग रही हैं। आपके इन सुंदर सुंदर हाथों में मिट्टी की चूड़ियाँ बड़े ही मनमोहक देखने लगेंगे। आप और भी खूबसूरत लगेंगी। इस तरह से सभी को मिट्टी की चूड़ियाँ दिखाती है। उसकी बातें सुनकर पैसे देकर अनामिका से वो मिट्टी की चूड़ियाँ पहन लेती है। उसके हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक और महिला अनामिका के ठेले के पास आती है। मालकिन, आप तो बिल्कुल माँ लक्ष्मी की तरह है। आप पे ये चूड़ियाँ बहुत जचेंगी। उसकी बातें सुन के वो महिला भी अनामिका से 2 दर्जन मिट्टी की चूड़ियाँ खरीद लेती है। अनामिका इस तरह अपनी बुद्धि और प्यारी प्यारी बातों से शहर के गली गली घूमकर सभी से मीठी मीठी बात करती है और सभी को मिट्टी की चूड़ियाँ बेचती है। इस तरह वो शाम तक घूमती है। चूड़ियाँ बेचकर जो पैसे इकट्ठे करती है उसे लेकर वो घर लौट जाती है। घर लौटने के बाद अनामिका की पहली कमाई देखकर परिवार के लोग भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका अपने हाथों से मिट्टी की चूड़ियाँ बनाया करती थी और उसे ठेले पे रख के घूम घूम के बेचा करती थी। और उन मिट्टी की चूड़ियों को बेचकर अनामिका अपने परिवार का ख्याल भी रखती थी और धीरे धीरे गिरवी रखे घर को उसी पैसों से वो छुड़ा लेती है और फिर सास ससुर पति बच्चों के साथ सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है।